वैसे आपकी ड्रीम कार कौन सी? ड्रीम कार अभी खरीदी एक। कौन सी? बड़ा ब्यूटीफुल रोल्स रॉयस कलम, एंड उसके लिए बेटा मेहनत करनी पड़ी। जब भी फ्री टाइम होता था तो थिएटर जाना, वर्कशॉप्स करना। वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल एक्सटेंशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सुशांत। आज का वीडियो हमारा काफी अलग होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पिछले सारे वीडियो में बोला, इस चैनल पर मेरे सिर्फ मार्केटिंग नहीं बल्कि बिजनेसेस की भी वीडियोस आएगी। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट बिजनेस, क्योंकि अभी तक मैं काफी सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को कर चुका हूँ। इस इंडस्ट्री के काफी सारे कैंपेन को मैंने लॉन्च करा है। 70 रुपीज की लीड को 18 रुपीज तक लेकर आया हूँ। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत रिच है वो अपने पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बात ये आता है कि रियल एस्टेट बिजनेस होता क्या है और ये काम कैसे करता है। और अभी के टाइम में ये इंडस्ट्रीज काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। रियल एस्टेट बिजनेस का मतलब होता है जमीन, घर, दुकान, फ्लैट या फिर बिल्डिंग जैसे प्रॉपर्टी को बाय करना या फिर सेल करना। मीन्स जहाँ प्रॉपर्टी की लेन देन होती है वो रियल एस्टेट बिजनेस कहलाता है। रियल एस्टेट बिजनेस के 3 मेन टाइप है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट मीन्स जमीन खरीद कर उस पर बिल्डिंग बनाना या फिर प्रोजेक्ट बनाना और फिर उसे बेचना। एग्जाम्पल के तौर पर एक बिल्डर नई सोसाइटी या फिर प्रोजेक्ट बनाकर बेचता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद कर उसकी वैल्यू इंक्रीज होते ही बेच देना। 50 लाख में जमीन खरीदा और कुछ साल बाद 80 लाख में बेच दिया। अब आता है रियल एस्टेट ब्रोकरेज, डीलर या फिर एजेंट। इसका काम होता है बायर और सेलर को मिलाकर बीच में कमीशन लेना। बायर और सेलर को जोड़ने पर इसे 1-2% तक का कमीशन मिल जाता है। रियल एस्टेट बिजनेस काम कैसे करता है? प्रॉपर्टी खोजना या ऐसी जगह देखना जहां फ्यूचर में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़े, लाइक न्यू रोड, बाईपास रोड, मॉल या फिर स्कूल बनाने वाले एरियाज। सेकंड है डील ओनर से प्रॉपर्टी खरीदना या उसकी सेलिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेना। सेकंड है मार्केटिंग करना, फेसबुक एड, यूट्यूब, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स जैसे साइटों पर प्रमोट करना। फोर्थ है बायर को लाना, मीन्स इंटरेस्टेड लोगों को प्रॉपर्टी दिखाना और उन्हें खरीदने के लिए कन्विंस करना। फिफ्थ है डील फाइनल करवाना, मतलब बायर और सेलर के बीच लीगल एग्रीमेंट और पेमेंट प्रोसेस करवाना। एंड द लास्ट प्रॉफिट या फिर कमीशन कमाना, क्योंकि आपको यहाँ पे हर डील पर कुछ ना कुछ परसेंटेज प्रॉफिट या फिर कमीशन मिलता ही है। अब मैं आपको ले चलता हूँ रियल एस्टेट में कमाई करने की तरफ। फर्स्ट, प्रॉपर्टी बाय एंड सेल फ्लिप, सस्ता खरीद कर महंगे अमाउंट में बेचना। सेकंड, रेंटल इनकम, घर या ऑफिस किराए पर देना। थर्ड, कमीशन ब्रोकर, दूसरे की प्रॉपर्टी पर डील करवाकर बायर और सेलर दोनों से कमीशन लेना। फोर्थ, लैंड डेवलपमेंट, खाली जमीन पर बिल्डिंग बनाकर बेचना। एग्जांपल, आपने 20 लाख में प्रॉपर्टी खरीदा और 2 साल बाद वहां पे रोड बन गई, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, आपने उसे 30 लाख में बेच दिया, मीन्स आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब मैं आपको एक एग्जांपल कमीशन का भी दे देता हूँ। एक बंदा है निखिल, उसने अपने फ्लैट को 50 लाख में बेचा और उस डील को आपने करवाई और इस डील में आपको 2% कमीशन मिला। तो इसमें आपकी कमाई कितनी हुई? आपने 2 लाख रुपए इस डील में कमाया। एंड मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, दुनिया में जो इतने सारे लोग अमीर बने हैं वो अमीर कैसे बने हैं? बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी को बाय एंड सेल करके अमीर बने हैं। अगर मैं पहले की टाइम की बात करूँ, लगभग 20 से 25 साल पहले जमीन बहुत सस्ता होता था। तो जिनके पास पैसा होता था और जिनका बिजनेस माइंडसेट होता था वो लोग सस्ते दामों में जमीन को खरीद लेते थे और 5 से 6 साल बाद जमीन की वैल्यू बढ़ने पे वो लोग उसको बेच देते थे और मोटा प्रॉफिट कमा लेते थे। बट आज के टाइम में मिडिल क्लास के लिए ये करना काफी मुश्किल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कम पैसों में अपना रियल एस्टेट बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिना किसी प्रॉपर्टी को बाय किए हुए, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, मार्केट समझो। सबसे पहले अपने एरिया में पता करो कहाँ नया कॉलोनी, नया रोड, स्कूल या फिर मॉल बन रहा है, क्योंकि ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। टिप्स, गूगल मैप्स, OLX होम, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स जैसे साइटों पर जाके प्रॉपर्टी रेट और डिमांड को समझो। स्टेप 2, लोकल बिल्डर और डीलर से नेटवर्क बनाओ। अपने शहर के प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर या प्लॉट डेवलपर से मिलो और उनको बोलो मैं आपके लिए बायर ला सकता हूँ। जैसे बिग बुल हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले उसको सीखा, वो तुम्हें पर डील पे 1-2% कमीशन देंगे। इस तरह तुम बिना पैसे लगाए ब्रोकर और कंसल्टेंट का काम कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या मैं ये कर पाऊंगा? मुझे तो लोगों से बात करने में हेजिटेशन होती है, मैं घबरा जाता हूँ, मुझे तो इंचेस, फीट, स्क्वायर फीट की कोई नॉलेज ही नहीं है। तो भाई सीखो। अगर आप इंटरनेट की दुनिया में पैदा लिए हो तो आप उसका फायदा उठाना सीखो। आप ChatGPT पे जाओ, गूगल सर्च करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, लेकिन भाई सीखो। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ब्रोकर का काम करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए। अब आप इसको इंप्रूव कैसे करोगे? जब आप नए नए लोगों से मिलोगे, उनसे बात करोगे। कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जहां उनको वॉच करो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। क्योंकि भाई खाली बैठ के सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको एक्शन लेना पड़ता है और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। स्टेप 3, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखो, क्योंकि आजकल के खरीदार फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पे प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। तुम ये सारी चीजें कर सकते हो। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर प्रॉपर्टी अपडेट डाल सकते हो। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पर प्रॉपर्टी लिस्टिंग डाल सकते हो, जिससे कि लीड तुम्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करे, आपकी लीड ऑर्गेनिक आए। तीसरा, आप मेटा एड सीख कर अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हो। एंड जब आप ग्रो कर जाओ तो आप उन्हीं लीड को डिजिटली अप्रोच कर सकते हो, कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू। स्टेप 4, बायर से बात करना सीखो, यानी सेल्स स्किल को इंप्रूव करो। प्रॉपर्टी बेचना सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि ट्रस्ट और वैल्यू दिखाना है। बायर से बात करते वक्त लोकेशन और लीगल इन्फॉर्मेशन सही बताओ, कॉन्फिडेंस
और पोलाइट रहो, उन्हें ये दिखाओ कि ये प्रॉपर्टी उनके लिए बढ़िया डील क्यों है। स्टेप 5, लीगल नॉलेज लो, थोड़ी बेसिक जानकारी रखो। सेल डेट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स मेंटेनेंस क्या होता है। इससे तुम प्रोफेशनल लोगे और कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। स्टेप 6, कमीशन अर्न करो। जब तुम भी किसी बायर को सेलर या बिल्डर से जोड़ते हो और डील होती हो तो तुम्हें 1-2% कमीशन या फिक्स अमाउंट 10 लाख से 1 लाख तक मिल सकता है। तो तुम जितना बड़ा डील कराओगे तुम्हारा उतना बड़ा फायदा होगा। एंड अगर तुम्हारा फायदा होता है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है तुम मेरा फायदा कराओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहूं। एंड अब तुम्हारी बारी बोनस टिप सुनने की, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। व्हाट्सएप ऐड प्लस फेसबुक ऐड से लीड लो, एक छोटा ऑफिस या फिर टीम बना लो, लीगल पार्टनर बनकर रियल एस्टेट की लाइसेंस ले लो, ताकि तुम्हें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर आप चाहते हो जीरो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट बिजनेस प्लान मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो पीडीएफ, आई विल सेंड यू। एंड मैं आपके लिए उन कंट्रीज की लिस्ट भी लाया हूं जो कि रियल एस्टेट में सबसे आगे इन 2025। पहले नंबर पे आता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जैसे दुबई और आबू धाबी। इंडिया के बहुत सारे लोग दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। वो लोग दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते क्यों है, तो इसका आंसर है टैक्स सिस्टम। दुबई में आपको प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं लगता, नो पर्सनल टैक्स। अभी मैं आपके सामने एक लिस्ट लाया हूँ जिसमें मेंशन है रियल एस्टेट से जुड़े टैक्सेस। दुबई में प्रॉपर्टी टैक्स बहुत लिमिटेड और सिंपल है। प्रॉपर्टी पे जीरो टैक्स, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं लगता। रेंटल इनकम टैक्स बिल्कुल जीरो, कैपिटल गेन टैक्स बिल्कुल जीरो, प्रॉपर्टी बेचने पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फी लगभग 4% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। एक बार प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको लैंड डिपार्टमेंट को सर्विस चार्ज और मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। हर साल सोसाइटी मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर्टी के हिसाब से 10 से 20 AED मींस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम प्रति स्क्वायर फीट यानी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त एक बार ट्रांसफर फी देना है। उसके बाद कोई ईयरली प्रॉपर्टी टैक्स नहीं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों की फ्रीडम मिलती है। नो पर्सनल टैक्स, यानी आपकी जो पर्सनल कमाई है उसमें से आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। चाहे जॉब की सैलरी हो, बिजनेस प्रॉफिट हो, रेंटल इनकम हो या फिर प्रॉपर्टी सेल प्रॉफिट हो, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। मीन्स आपकी पूरी कमाई आपकी जेब में। एग्जाम्पल, अगर आपने प्रॉपर्टी से 10 लाख रेंट कमाया है तो उसमें आपको जीरो टैक्स पे करना है। कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की, यानी बिजनेस टैक्स के बारे में। 2023 में यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स लागू हुआ, लेकिन ये सिर्फ बड़े कारोबारियों के लिए लागू हुआ। अगर आपकी एनुअल प्रॉफिट 3,75,000 से ऊपर होती है तब जाके आपको 9% कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है, और ये सिर्फ बिजनेस और कंपनीज के लिए है, प्रॉपर्टी ओनर या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए नहीं। अब बात करते हैं वीएटी की, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि गुड्स और सर्विसेज पे सिर्फ 5% लगता है। ये टैक्स यूएई में 2018 में लागू हुआ। कैटेगरी फूड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सर्विस पर 5% टैक्स। एंड जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है उनका भी 5% टैक्स लगता है। डबल टैक्स अवॉइडेशन, अब ये क्या होता है, अगर आपने दुबई में पैसा कमाया है तो उसमें आपको भारत में भी टैक्स नहीं लगेगा, कुछ कंडीशन के साथ। इस लिस्ट को आप चेक कर लो, इससे आपको पता चलेगा दुबई में आपको किन किन चीजों पर टैक्स लगता है और किन किन चीजों पर नहीं। उसके बाद है वियतनाम, सऊदी अरब, यूएसए। इन सारे कंट्री में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं हमें रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, एफडी है, गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स है। तो देखो, इंडिया की पॉपुलेशन अभी लगभग 146 करोड़, यानी 146 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं, और हर एक इंडियन का सपना होता है उनके पास अच्छी घर होनी चाहिए, घर के बाहर एक अच्छी बड़ी गार्डन होनी चाहिए, बड़ा गाड़ी होना चाहिए, यानी सब लोग लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहते हैं। तो मान के चलते हैं अभी आपका बच्चा छोटा है, अभी आपकी बच्ची छोटी है, उनको इन सब चीजों का नॉलेज नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो उनको नॉलेज होगा, वो लोग सक्सेसफुल होंगे, तब उनका भी सपना होगा उनको एक अच्छा घर बनाना है, लेकिन उस टाइम तो लैंड बचेगी ही नहीं, तब आप उस टाइम क्या करोगे। इसलिए मुझे रियल एस्टेट में लैंड अच्छा लगता है, ना अपार्टमेंट ना फ्लैट। तो अगर आप लैंड खरीद के रख दोगे तो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी। एंड अगर आप इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपने ये जरूर सुना होगा, अरे वो सामने जो जमीन है राम अंकल की जिसपे वो भैंस बांधते हैं, वो पहले तुम्हारे दादाजी की। तुम्हारे दादाजी ने उनसे कुछ कर्जा लिया था अपने जमीन को गिरवी रख के, जब वो उस कर्जे को चुका नहीं पाए तब जाके वो जमीन उनकी हो गई। अगर वो जमीन आज हमारे पास होती तो हम लोग उसको बेचकर आज बहुत पैसे वाले होते हैं। जब भी आप किसी बड़े शहर में जाते हो, जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनते देख रहे होते हो, ये सारे रियल एस्टेट के पार्ट होते हैं। इसमें अपार्टमेंट, हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल होते हैं। 2019 तक इंडियन रियल एस्टेट का बिजनेस $6 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। कोई ऐसी जगह चुनिए जहां आप लोगों को कन्विंस कर पाए कि वो इस जगह पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, फ्लैट लेते हैं या फिर अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो उनको क्या फायदा होगा, क्या सुख सुविधा उनको मिलेगा, इस जगह पे प्रॉपर्टी खरीदना उनके लिए क्यों बेहतर रहेगा। इसमें भी आपको नीश डिसाइड करना पड़ेगा, आप मिडिल क्लास को सपने का घर देना चाहते हैं या फिर लोअर क्लास को। इसमें आपको उसी आइडिया पर आगे बढ़ते हुए कंस्ट्रक्शन करवाना होगा। एग्जीक्यूशन विदाउट प्लानिंग, आपको प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो बिना प्लानिंग के आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, सभी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, अगर आप बिना प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट डाले जा रहे हो तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। एंड एक इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें आपको हर बार अपने कस्टमर का भरोसा जीतना है ताकि वो 10 और कस्टमर लेकर आए। रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन पावर, अब ये क्या होता है, अब जिस भी क्लाइंट को प्रॉपर्टी सेल करवाते हो आप उसको बोल सकते हो अगर आप मुझे अपने थ्रू और क्लाइंट्स लाके दोगे तो मैं उसमें से आपको कुछ परसेंटेज दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास कस्टमर की कमी नहीं होगी और ये चीज आप दूसरे बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है मार्केट रिसर्च, आप अपने बिजनेस में किस तरह के लोगों को सर्विस देना चाहते हो, आपकी प्रोडक्ट की सेगमेंट क्या है, जियोग्राफिक लोकेशन और आप लोगों की कौन सी जरूरतों को पूरा करना चाहते हो। एक कस्टमर के तौर पे आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को भी विजिट कर सकते हो, जाके उनसे उनकी बुकलेट ले आइए ताकि आपको उससे एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि आपका कॉम्पिटिटर मार्केट में क्या और कैसी सर्विस दे रहा है। ऊंचाई पे पहुंचना मुश्किल नहीं होता बल्कि वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। रियल एस्टेट में भी कुछ ऐसा ही, आपने प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, कस्टमर ने उसको खरीद भी लिया, लेकिन उसका मेंटेनेंस और मैनेजमेंट, इन सारी चीजों पर भी आपकी सक्सेस रेट तय होती है। इन सारी चीजों के लिए भी आपको लोग रिक्रूट करने पड़ेंगे जो कि इन सारी चीजों का देखभाल करेंगे, जिसमें लीगल इशू भी रहेंगे। फाइनेंशियल प्लान, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी बहुत जरूरी है। पहला है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है बैलेंस शीट, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड इस बिजनेस में आपको एक लॉयर की भी जरूरत पड़ेगी, जमीन खरीदना, पेपर वर्क करना, कोर्ट कचहरी देखना और साथ साथ लीगल इशू देखने के लिए। अगर एक भरोसे का लॉयर मिल जाए तो आप उसको अपना बिजनेस पार्टनर भी बना सकते हो। फिर है रियल एस्टेट बिजनेस लाइसेंस, आप रियल एस्टेट का बिजनेस अपने होम टाउन में करते हो या फिर किसी बड़े शहर में, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हो जाता है जिसमें मजदूर की जान भी चली जाती है। ऐसे में लीगल तरीके से काम करना आपके लिए बुद्धिमानी होगी। आप अपने स्टेट में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसमें आप अपनी लॉयर की भी हेल्प ले सकते हो। इसकी वैलिडिटी 5 सालों की होती है, उसके बाद आपको इसको रेन्यू कराना पड़ता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक वेबसाइट बढ़ाएगा आपका बिजनेस, क्योंकि लोग आजकल कुछ भी खरीदने से पहले इंटरनेट पर रिसर्च वर्क करते हैं। इसमें आप अपने बिजनेस को एक एक्सपोजर दे सकते हो। ये आप हमारी एजेंसी के थ्रू भी बनवा सकते हो, जहां पर आपके प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी रहेगी, क्योंकि कस्टमर खरीदने से पहले वेबसाइट पे जाता है, तब जाकर के कंस्ट्रक्शन साइट विजिट करता है। आपको मार्केटिंग के ऊपर भी खर्च करना होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पॉपुलर टीवी चैनल्स के साथ टाई अप करना होगा। इससे आप अपने पोटेंशियल बायर तक पहुंच सकते हो एंड आपका लकी ड्रॉ ऑफर भी आपको कस्टमर तक पहुंचने में बहुत हेल्प करेगा। अब मैं आपको इसके फायदे गिनवाता हूं। तो जैसा कि ये गारंटेड इनकम सोर्स है, सही तरीके से की गई प्लानिंग आपको हमेशा इसमें रिटर्न देती है। आप अपने प्रोजेक्ट को बेचने के साथ साथ रेंट पर भी दे सकते हैं, जिससे आपको सालों साल तक फिक्स्ड इनकम आती रहेगी। अगर प्रॉपर्टी नहीं भी बिकी तो अच्छे लोकेशन पर रेंट पे रहने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। सीधी बात बोलूं तो ये आपके लिए एक मनी मेकिंग बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू बहुत हाई होती है, जिससे आप मोटा पैसा भी कमा सकते हो। और इस बिजनेस में आने से आपकी सोसाइटी में स्टेटस बढ़ जाती है। इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से गवर्नमेंट आपको अच्छा टैक्स बेनिफिट देती है। अगर कोई 2 करोड़ रुपीस का घर खरीदता है तो उसे टैक्स पर बहुत छूट मिलता है। और अभी के टाइम में इस बिजनेस को करने के लिए आपको बैंक भी लोन देती है। अगर आपके पास फंड या फिर कैपिटल नहीं है तो आप बैंक से लोन लेकर भी अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हो। इसमें SBI भी अपने होम लोन स्कीम में कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं थोड़ी इसकी जॉब की साइड। रियल एस्टेट में आपको किस टाइप का जॉब मिल सकता है, तो ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, आप किस चीज में सबसे ज्यादा बेहतर हो। मार्केटिंग, फाइनेंस, इंटीरियर इंजीनियरिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और एनालिसिस, इस टाइप की जॉब आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो जैसा कि आपको पता है रिस्क सभी बिजनेस में होते हैं, लेकिन एक राइट बिजनेस में उस रिस्क से आगे बढ़ते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। मतलब ये है कि इस बिजनेस में रिस्क फैक्टर भी बहुत सारे। इस बिजनेस में आपको लाखों करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। देखते हैं कि इस सेक्टर के रिस्क फैक्टर क्या क्या है। सबसे पहले लोग इस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारा कर्जा ले लेते हैं। ऐसे में इन्वेस्टमेंट अगर गलत लोकेशन पे हो गई या फिर गलत लोगों के साथ हो गई तो आपकी पैसा डूबने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है और देनदारी बहुत बढ़ जाती है। नंबर 2, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने प्रोजेक्ट तैयार किया कस्टमर आपको खड़ा मिलेगा। कई बार डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट को बेचने या फिर रेंट पे देने के लिए सालों साल का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है सही से रिसर्च नहीं होती है, लोगों की बातों को और एजेंट की बातों को सुनकर काम शुरू हो जाता है और बाद में पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी इनलीगल है, उस पर कोर्ट केस चल रही होती है या फिर वो प्रॉपर्टी किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होती है जहां पर गवर्नमेंट के बहुत सारे लिमिटेशन लागू होते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले लैंड की पूरी तरह से जानकारी ले ले, लेकिन सब कुछ अगर सही तरीके से किया जाए तो रियल एस्टेट बिजनेस आपके लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन सकती है। अगर आप इसमें सही तरीके से काम करते हो आप लाखों करोड़ों रुपीस में खेल सकते हो, क्योंकि जॉब और बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए लोग बड़े शहर में आ रहे हैं। ऐसे में सभी के लिए मुमकिन नहीं होता है कि वो लैंड खरीदकर अपना घर बना पाए। इसलिए फ्लैट अपार्टमेंट का कल्चर बढ़ता ही चला जा रहा है और साथ साथ रियल एस्टेट बिजनेस भी। अब बात करते हैं जाने माने एक्टर विवेक ओबेरॉय की, जो कि एक आर्टिस्ट के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन और एक अच्छे इन्वेस्टर भी है। और आज मैं इनके नेटवर्थ के बारे में आपको बताता हूँ। रिपोर्ट के अनुसार इनकी नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपीस है, जो कि अल्लू अर्जुन और रणवीर कपूर के नेटवर्थ से ज्यादा है। जब ये बॉलीवुड में आए थे तो इनके जो फादर है सुरेश ओबेरॉय, वो तो काफी मशहूर थे। अगर वो चाहते तो अपने फादर के थ्रू भी बहुत सारे ऑफर्स ले सकते थे, लेकिन इन्होंने खुद के दम पर सब कुछ हासिल करने का डिसीजन लिया। इन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया, तब जाकर के इन्हें छोटे मोटे रोल और फिल्म मिलना स्टार्ट हो गए।
ये बचपन से ही काफी मेहनती थे। जो इंसान मेहनत करता है भले ही लेट से, लेकिन उसे सक्सेस जरूर मिलती है। बॉलीवुड में आते हैं ये बहुत ही कम समय में एक सक्सेसफुल एक्टर बन गए। इन्होंने अपना डेब्यू कंपनी मूवी से 2002 में किया था। इस फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था। विवेक ने इसमें चंदू चंद्रकांत नागरे का पावरफुल रोल किया था। मूवी काफी हिट साबित हुई, जिससे उन्हें बॉलीवुड में तुरंत पहचान मिल गई। इस मूवी में उनका रोल एक गैंगस्टर का था। शुरू में छोटा डॉन होता है, लेकिन ये अपने इंटेलिजेंस और डेयरिंग नेचर की वजह से अंडरवर्ल्ड के बड़े डॉन मलिक अजय देवगन के साथ काम करने लगता है। मलिक और चंदू क्राइम एम्पायर करते हैं, लेकिन बाद में पावरफुल ईगो क्लैश होने लगता है, जिससे दोनों के बीच दुश्मनी हो जाती है। इस परफॉर्मेंस के बाद विवेक ओबरॉय के करियर का ब्रेक थ्रू बन गया था। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी मूवी में काम करी साथिया, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा मूवी था, जिसमें एक्ट्रेस रानी मुखर्जी थी। पहले गैंगस्टर और रोमांटिक बॉय के रोल ने लोगों को शॉक कर दिया और बॉक्स ऑफिस पर इसके गाने भी काफी सुपरहिट साबित हुए। फिर है मस्ती, युवा, शूट आउट ऑफ लोखंडवाला, क्रिश 3 ग्रैंड मस्ती जैसे मूवी ने इनके करियर को पीक पर पहुंचा दिया। वो कहते हैं ना, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी फेलियर कभी सक्सेस चलता रहता है। वही सेम इनके साथ हुआ। अब एग्जैक्ट हुआ क्या, इसके लिए आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हो। नहीं तो सलमान भाव सीधे मेरे घर पे पहुंच जाएंगे। फिर इन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई, साइन किए गए फिल्मों से इन्हें निकाल दिया और इनके हाथों से सारी डील चली गई। घर पे थ्रेट्स कॉल आने लगे, जिसकी वजह से ये डिप्रेस्ड भी हुए। लोगों को लगा इनका करियर खत्म। तो भाई एक जगह से करियर खत्म होने से ये मतलब नहीं कि आपकी पूरी लाइफ खत्म हो गई। गेम शुरू होता है अब कि वह बचपन से बिजनेस माइंडेड थे, वो शिफ्ट हो गए दुबई और अपने कंपनी करम इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगे। और सुनने को मिला है 2010 से विवेक ओबरॉय ने रियल एस्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया था। उन्होंने मुंबई और साउथ इंडिया में कई रेसिडेंशियल अपार्टमेंट हाउसिंग के साथ पार्टनरशिप किया। उनका सबसे फेमस प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट देवी। इसका मेन एम है लोअर एफोर्डेबल हाउसिंग बनाना, लोअर इनकम फैमिलीज के लिए। इस प्रोजेक्ट को विवेक ने पर्सनली कॉन्ट्रीब्यूट किया था, प्रोजेक्ट के प्लानिंग और उसके मार्केटिंग को। प्रोजेक्ट ने 10,000 फैमिली को घर प्रोवाइड करने का टारगेट रखा था। इन्होंने अपनी कंपनी के थ्रू एनवायरमेंट फ्रेंडली हाउसिंग पर भी फोकस रखा, मतलब ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, सोलर एनर्जी, रेन हार्वेस्टिंग जैसे सस्टेनेबल आइडियाज। विवेक कहते हैं लग्जरियस सबके लिए नहीं होता, बट एक डिसेंट हाउस सभी इंसान के लिए एक राइट है। इस माइंडसेट के साथ उन्होंने लग्जरियस एफोर्डेबल हाउसिंग के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया। वो इस इंडस्ट्री में सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोशल इंपैक्ट के लिए भी काम करते हैं। इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट किया है। उनकी कंपनी ने रूरल महाराष्ट्र और गुजरात में स्कूल और हॉस्पिटल पर भी लैंड डेवलपमेंट किया है। साथ ही उन्होंने विवेक रॉय फाउंडेशन के थ्रू चैरिटी हाउसिंग भी शुरू किया है। एक्टिंग के साथ साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करना ये इनके लिए एक बड़ा मूव था। प्रॉफिट नहीं, स्टेबल इनकम ग्रोथ पर ध्यान दिया। और इनकी मेन कमाई दुबई के रियल एस्टेट कंपनी से होती है, जिसका नाम B&W डेवलपमेंट्स है। इसकी फाउंडिंग 2021 में विवेक ओबरॉय और अंकुर अग्रवाल ने की थी, जिसको आपने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में भी देखा होगा। विवेक को ज्यादातर लोग समझते हैं चॉकलेट बॉय, सिल्वर स्क्रीन। इसका फोकस UAE की लग्जरियस रियल एस्टेट सेक्टर पर है। इन सारे बिजनेसेस को कर उन्होंने एक रोल्स रॉयस खरीद लिया, जिससे पूरा बॉलीवुड शॉक है। उनकी सक्सेस को देखकर और इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा रियल एस्टेट बिजनेस क्यों करना चाहिए।